नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा? चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से 5 विस्फोटक खिलाड़ी गेम चेंजर साबित होंगे? चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा? क्या मोहम्मद शमी बुमराह की कमी पूरी करने वाले हैं? क्या रोहित और विराट का बल्ला चलेगा? आज इसी को लेकर इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी होने जा रही है। हमारे साथ पाकिस्तान से भी तमाम मेहमान होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी के हर पहलू पर बात करेंगे। तो 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले के लिए क्या आप तैयार हैं? महारोमांच देखने के लिए आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। महामुकाबला होगा ये, और महामुकाबला जब होगा तो खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें होंगी और अभी से खिलाड़ियों को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार कौन खिलाड़ी किस पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा खास बात, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 पूल में 8 टीमें हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कौन से पूल में कौन सी टीम है, और साथ ही ये जो टीमें हैं उनको किस तरीके से बनाया गया है, कौन से पूल में सबसे ज़्यादा टफ रहने वाला है, ये आपको सबसे पहले समझा देते हैं। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ये है ग्रुप ए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ये है ग्रुप बी, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की, अफगानिस्तान की। तो ये 2 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और इन्हीं में ये टीमें हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। ग्रुप बी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन किस तरीके से फाइनल होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और भविष्यवाणी हर कोई करना चाहता है इस वक्त कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा। और चलिए अब इसी के साथ चर्चा हम शुरू करेंगे। भारत के मैचों की बात करें तो भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा, 23 फरवरी को पाकिस्तान से मुकाबला होगा, 2 मार्च को न्यूजीलैंड के मुकाबले होने हैं। 2 मार्च को न्यूजीलैंड का मुकाबला होना है। और इसी के साथ जब ये शुरुआत होगी तो सभी की निगाहें इन मुकाबलों पर रहेगी। और ऐसे में इतना ज़्यादा क्रेज है लोगों के बीच में, हर कोई एक्साइटेड है। अब चलिए इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। और चर्चा के लिए सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का। मनोज जी, 2 पूल में यहाँ पर जिस तरीके से ग्रुप ए और ग्रुप बी की हमने बात की है, ऐसे में किस तरीके से आप इन 2 ग्रुप्स को देखते हैं, ज़रा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर खेलों को बड़ी बारीकी से समझते हैं और ऐसे में लगातार स्पोर्ट्स को लेकर आप चर्चाएं भी करते रहते हैं। तो ये जो 2 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, किस तरीके से आप देखते हैं, जरा ये बताइए। देखिए, जहाँ तक ग्रुप ए का सवाल है, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि एक ऐसा मजबूत ग्रुप है जिसमें न्यूजीलैंड और भारत जो है प्रबल दावेदार हैं। पाकिस्तान को हम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते, खासकर ये देखते हुए ना कि पाकिस्तान की जो टीम है वो जब उसको दावेदार नहीं माना गया तब तक उसने जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अब 1992 का वर्ल्ड कप देखिए, उस 1992 के वर्ल्ड कप में ये टीम कहीं नहीं थी, 3 मुकाबले हार चुकी थी। और इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसमें भी उसका प्रदर्शन बहुत खराब था, बारिश ने बचा लिया था और 74 रन पर पुलिंदा बन गया था पाकिस्तान का। उसके बाद ये टीम चैंपियन बनती है। 1999 के वर्ल्ड कप में ये टीम फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में पहुंचने के साथ ही जो है ये लगातार जो है ये मुकाबले 2-3 मुकाबले लगातार हारती है और बांग्लादेश से भी एक मुकाबला हारती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद ये फाइनल में पहुंचती है। उसके बाद अगर आप इनका आगे का प्रदर्शन देखें, अगले मैचों का प्रदर्शन देखें, 2009 का वर्ल्ड कप अगर आप देखें, T20 वर्ल्ड कप जो इसमें ये चैंपियन बने थे, वहां भी इस टीम ने 2 मैच हारे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब अगला मुकाबला जो 2022 में ये फाइनल में पहुंचे वहां भी हारे, तो इसलिए हम अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 3 टीमें इस ग्रुप से, और उसमें मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड सबसे ऊपर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं समझता हूं पाकिस्तान। और दूसरे पूल की बात करें तो दूसरा पूल जो है अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। परफॉर्मेंस के लिहाज से अफगानिस्तान बहुत ऊपर है इनमें, लेकिन मेरी जो फेवरेट टीम रहेगी उसमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पर मैं दाव लगाना चाहूंगा। हालिया परफॉर्मेंस कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में एक से बढ़कर एक धांसू प्लेयर हैं और जो सबका दिल जीत सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें तो अब ये इंग्लैंड और इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब ये जो बायलैटरल एग्जाम जो होते हैं, सीरीज होती हैं, उनको एक तिमाही और 6 माही एग्जाम की तरह ये लोग लेते हैं।
और जब आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो इनका जलवा देखते ही बनता है। मैं और साउथ अफ्रीका का आप दो उदाहरण देख लीजिए, टेस्ट की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है इस बार साउथ अफ्रीका खेलने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखें तो वो भी जो है साउथ अफ्रीका खेला था भारत के खिलाफ। तो ये जो अभी फाइनल आप पिछले मैचों को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार इनका असर जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि इस वक्त जो है सभी की निगाहें जो है इन सब में सबसे ज्यादा दो पे है, एक भारत और पाकिस्तान। इनका जब कंपटीशन होता है, जब इनके मैच होते हैं वो अलग होते हैं, और ऐसे में फाइनल और सेमीफाइनल में मनोज जी कौन सी टीमें पहुंचेंगे जो आपस में टकराएंगे, उसको लेकर भी कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। भविष्यवाणी हर कोई अपने लेवल पर कर रहा है, तो इसको लेकर भी जरा तस्वीर जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। आपके मन में क्या चल रहा है इन तमाम जो मैच हैं और कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि खिलाड़ियों को लेकर भी बहुत फेरबदल हुआ है। पाकिस्तान में भी जिस तरीके से हो रहा है, उसके बाद हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से हुआ है, बाकी टीमों को लेकर भी आप बताइएगा। देखिए, रिजवान जो है उनके कप्तान और उप कप्तान जो है उनके सलमान आगा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अब इनको कम से कम दो प्लेयर्स का साथ चाहिए, चाहे वो तैयब ताहिर हो, चाहे वो फकर जमान हो। अगर बाबर आजम चल जाते हैं तो फिर ये बोनस होगा, फिर तो ये टीम 300 के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। बल्कि पाकिस्तान के जो ग्राउंड है वो काफ़ी सपाट हैं, तो वहाँ तेज़ी से आप ज़्यादा बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं, जो आप दुबई में नहीं कर सकते कम से कम। तो ये एक एडवांटेज रहेगा पाकिस्तान को। और रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के पास मध्यक्रम बहुत सॉलिड है। स्पिन बॉलर्स जो है, क्योंकि उनके स्पिनर जो है वही कप्तान है मिचेल सेंटनर, तो जाहिर सी बात है जब मिचेल सेंटनर अपने स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्रेसवेल हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, या फिर उनके जो ब्रेसवेल हैं, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए रचिन रविंद्र फिट हो जाते हैं तो फिर ये एक तरह के सोने पे सुहागा। और तेज गेंदबाजी, चाहे बेशक ट्रेंट बोल्ट नहीं है, चाहे आपके पास सऊदी नहीं है, लेकिन फर्गूसन अगर फिट हो जाते हैं तो फर्गूसन एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। राउरके और हेनरी भारत के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन बेंगलोर में, और भारत को हार के लिए विवश कर दिया था इन दोनों तेज गेंदबाजों ने। तो मैं समझता हूं न्यूजीलैंड का दावा इस ग्रुप में सबसे ऊपर है। मेरे ख्याल हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ और भी खास मेहमान है, क्रिकेट एक्सपर्ट ललित कोहली जी भी हमारे साथ है, और मैं जानना चाहूंगी ललित जी की भविष्यवाणी भी, क्योंकि बहुत कम वक्त है और ऐसे में कयासों का सिलसिला काफी जोरों पर है। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जानना चाहूंगे आपसे, क्योंकि भविष्यवाणी लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर की जा रही है, और ऐसे में आपकी क्या भविष्यवाणी है, क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से सीक्वेंस को आप देखते हैं, जरा बताइए। देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में करीबन 118 मैच हुए, जिसमें से 61 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, 53 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 3 का रिजल्ट नहीं हुआ और 1 टाई रहा है। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। और जो कि कराची नेशनल स्टेडियम में ये मैच होना है, उसकी पिच जो है वो बैट्समैनों को सपोर्ट करती है, बॉलरों को नहीं करती है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करेगा, चेस करना उसके लिए आसान होगा। लिहाजा अगर हम लोग फास्ट बॉलिंग की देखें तो पाकिस्तान उस पड़ने में भारी रखता है, लेकिन अगर पूरा टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड हर फॉर्मेट में टीम के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कल का जो मैच होगा उसके ऊपर टॉस बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पलड़ा अगर आप कहेंगे तो मैं 60-40 लेके चलूंगा कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ओपनिंग बल्लेबाज, मध्य क्रम के, और जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन है, उसके आगे पाकिस्तान कहीं भी टिकता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी तक जितनी भी आपकी ट्राई सीरीज हुई है, जितनी भी पास की परफॉर्मेंस है, वो उसको अब सब था होके रह गया है। अब ये देखने की आप प्रेजेंट में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि टीम की जीत जो इस फॉर्मेट में निर्भर करती है कि आपने ओपनिंग बल्लेबाज आपको किस तरीके की सॉलिड स्टार्ट देते हैं, और आपके ओपनिंग बॉलर कितनी जल्दी आपको अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो कहीं ना कहीं दबदबा अपना कायम रखेगी पाकिस्तान के ऊपर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कल के मैच में न्यूजीलैंड अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके पाकिस्तान को कराची स्टेडियम में ही उनके घर में शिकस्त देने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपके भविष्यवाणी है ललित जी, जिस तरीके से आपने आने वाले मैचों को लेकर भी जिक्र किया है और ऐसे में खिलाड़ियों को लेकर भी जिक्र किया है। ऐसे में मनोज जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, अगर बात करें पिच का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, और ऐसे में पाकिस्तान के ज़मीन पर जाकर जब तमाम खिलाड़ी खेलेंगे, जब तमाम जो टीमें हैं वो उतरेंगे, उसके बाद भारतीय टीम का दुबई में मैच रहेगा, तो पिच को लेकर भी ज़रा बताइएगा अपने अपनी जितनी भी एक्सपर्टता से आपने अभी तक पिच का खेल देखा है, उसको लेकर जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, कितना इफेक्ट इसका पड़ सकता है। देखिए, अगर पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची की बात करें, खूब रन बनते हुए मैं देख रहा हूं।
कोई 300 का स्कोर आप सुरक्षित स्कोर नहीं है। लेकिन अगर बात आप करें दुबई की, तो दुबई में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बन रहा। अब वहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद भी ज़्यादा मिली है स्पिनर्स की तुलना में। अब आप ये सवाल उठता है कि भाई हमने फिर 5 स्पिनर क्यों रखे हैं अपनी टीम में। लेकिन देखिए, जब जैसे जैसे स्थितियाँ बदल रही हैं, मौसम में गर्मी आ रही है, और हो सकता है कि जब न्यूजीलैंड के साथ हम मैच खेलने जाएँ 2 मार्च को, और उसके बाद जो है सेमीफाइनल और फाइनल, तब तक पिच जो है काफ़ी उसमें सूखापन आ जाएगा और स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली पिच हो जाएगी। और लेकिन शुरुआती मैचों में मैं समझता हूँ तेज़ गेंदबाजी बहुत बड़ा एसेट रहने वाली है दुबई में, क्योंकि हमने इंटरनेशनल T20 लीग में देखा जहां तेज़ गेंदबाजों को स्पिनर्स की तुलना में ज़्यादा कामयाबी मिली है। ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि बीसीसीआई में ए लेवल कोच है। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। भविष्यवाणी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर की जा रही है, और ऐसे में हर कोई अपने एक्सपीरियंस से इस वक्त बता रहा है, सीक्वेंस वाइज भी बताया जा रहा है। सभी के कई सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े हुए, और कई दाव जो है वो भी लगते नजर आते हैं जब भी ऐसे ट्रॉफीज को लेकर भिड़ंत होती है तमाम खिलाड़ियों में, तमाम टीमों में। तो आपने क्या कुछ भविष्यवाणी इसको लेकर की है, वो आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से जो इंडियन टीम है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि इंडियन टीम का लाइनअप बहुत अच्छा है, और न्यूजीलैंड टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम ये फेवरेट रहेंगी। इंडियन टीम के लिए बात करी जाए, इंडियन टीम की बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बात करी जाए इंडिया के सारे मैच दुबई में है, तो इंडिया पहले खेल चुका है दुबई में IPL, तो इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया। ये चीजें हैं। और बात करी जाए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में मैचेस होंगे, बड़ी बैटिंग पिचेस है पाकिस्तान में, जैसे बोलते हैं सपाट पिचेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा फॉर्मेट, 50-50 ओवर फॉर्मेट है, मजा आएगा देखने में इस बार। तो एक्साइटेड हैं काफ़ी, फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, और ऐसे में ज़मीन को लेकर भी हम बात कर रहे थे। ललित जी, आपसे भी जानना चाहूंगी पिच को लेकर क्या कुछ कहना है आपका। देखिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कराची पाकिस्तान की पिचेस जो ज्यादातर जो है वो बल्लेबाज को सपोर्ट करती हैं। इसमें जो स्पिनर और मीडियम पेसर भी लास्ट में आते हैं तो उनकी जो सपोर्ट नहीं मिलती। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि टॉस का बड़ी अहम भूमिका रहेगी। जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग लेने का सोचेगा, क्योंकि चेस करना इन पिचों के ऊपर, जैसे कि मेरे सहयोगी मित्र का सपाट है, तो पाकिस्तान पिच के ऊपर चेस करना बड़ा आसान होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान का जो मीडियम पेसर फास्ट अटैक है वो काफी बेहतर है न्यूजीलैंड से। लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम ओवरऑल, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 118 मैच में से 61 पाकिस्तान जीता है, 53 न्यूजीलैंड जीता है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो स्पिनर का अगर आप देखेंगे तो उनके जो कप्तान है मिचेल सेटनर, वो खुद जिम्मेदारी संभाले हुए स्पिनर की, और फास्ट बॉलिंग में भी उनके जो यंग बॉलर है बहुत बेहतरीन है। और बैटिंग का तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते न्यूजीलैंड का, जिस तरीके से विलियमसन खेल रहे हैं ऊपर, अगर रविंद्र सचिन फिट हो जाते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई भी टीम अगर चेस करेगी 50 ओवर फॉर्मेट में, वो आसान रहेगा पाकिस्तानी पिचेस को लेके। यूएई की पिचेस दोनों बैट्समैन और बॉलर को सपोर्ट करती है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कल के मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करके चेस करना पसंद करेगी। और चेजिंग के मामले में न्यूजीलैंड का जो रवैया है, जो उनकी अप्रोच है, वो इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड में सब टीमों से बेहतर है अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि कल टॉस की अहम भूमिका रहेगी। चलिए, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले भी हैं, एक्सपर्ट हैं। ललित जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जैसे दुबई में हमने देखा कल नेट प्रैक्टिस चल रही थी और कोई बिल्कुल ओस नहीं थी, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है मैं समझता हूं, क्योंकि टॉस अगर हो और एक टीम टॉस के आधार पर एडवांटेज ले ले तो बहुत अच्छा साइन नहीं कहा जाता। लेकिन जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने चौके छक्के लगाए, और छक्के भी बहुत गगनचुंबी, मतलब लंबे लंबे छक्के लगाए, ये ध्यान में रखते हुए कि ग्राउंड बड़े हैं, और ये दोनों बातों पर मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ दुबई में पिच यदि यहाँ पर ओस नहीं गिरती तो उससे कितनी स्थितियां बदलेंगी। और दूसरा ये कि जो छक्के भारतीय खिलाड़ी लगा रहे हैं, ऐसे छक्के लगाते हुए हमने उनको पहले कभी नहीं देखा, खासकर नेट्स में।
देखिए सर, ओस का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब दूसरी बॉलिंग साइड जब करने आती है तो उसके लिए ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बैट्समैन के लिए भी उस बॉल को हिट करना आसान नहीं होता, क्योंकि ड्यू फैक्टर बॉल को चेंज कर देता है, उसकी शेप को चेंज कर देता है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे ओस नहीं गिरती तो दोनों टीमों के लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फिर चेस करना 50 ओवर की गेम में बड़ा आसान हो जाता है। अगर ये ओस फैक्टर रहता तो जो टीम दोबारा चेस करती उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, सबसे ज्यादा तो बॉलरों को दिक्कत होती। तो जहां पे हिंदुस्तान की बात है, देखिए हिंदुस्तान का जो कॉम्बिनेशन है टीम का, अगर न्यूजीलैंड के बाद बात की जाए, मैं पहले नहीं कह रहा, तो हिंदुस्तान का टीम कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। ड्यू फैक्टर अगर वहां पे नहीं पड़ता तो निश्चित तौर पे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान के बॉलरों को पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पिन अटैक है वो बहुत बेहतरीन है। रविंद्र जडेजा को लेकर ले लीजिए आप, या जो भी स्पिनर खेलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर यूएई में जो हमारे हिंदुस्तान के मैच है उसमें टॉस का बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा, लेकिन ड्यू ना होने की वजह से दोनों टीमों का एडवांटेज रहेगा। जो भी टीम चेस करेगी उसके लिए ज्यादा एडवांटेज है मैच जीतने का, इन कंपैरिजन टू जो पहले बल्लेबाजी करेगा। सिद्धार्थ जी, आपका मानना भी क्या कुछ है ऐसा ही है जैसे ललित जी बता रहे हैं?